नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज इस बुलेटिन में बात होगी चीन पर सरकार के कबूलनामे की, आरबीआई के राहत देने से इनकार की, जानेंगे कि क्या बिहार में राहुल दिलाएंगे जीत, ममता ने क्यों अलापा राम राग, और आखिर में बात चुनाव में नीति और नेतृत्व से अधिक प्रचार पर जोर की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को भेजा प्रस्ताव, दिल्ली में होटल, जिम और साप्ताहिक बाजार खोलने को दी जाए मंजूरी। शिक्षा में सुधारों पर पीएम मोदी का जोर, प्रधानमंत्री 7 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करेगा सम्मेलन का आयोजन। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश, कहा मौजूदा स्वास्थ्य हालात को चुनौती मानते हुए इससे निपटने के प्रयासों में लाएं तेजी, घर घर सर्वेक्षण की गतिविधियां की जाए बेहतर। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक्टिव हुई कांग्रेस, राज्य में शुद्धिकरण अभियान की शुरुआत करेगी पार्टी, उपचुनाव वाले क्षेत्रों में घर घर जाकर बांटा जाएगा गंगाजल। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन शेयर बाजार में रही तेजी, सेंसेक्स 362 अंक ऊपर 38,025 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 98 अंकों की तेजी के साथ 11,200 के स्तर पर पहुंचा। इन सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की, जो जुड़ी है चीन से। जी हां, भारत और चीन के रिश्ते जग जाहिर हैं। एक तरफ चीन भारत के साथ का दिखावा करता है, जबकि बॉर्डर पर भारत को आंख दिखाता है। लेकिन भारत सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि चीन ने बॉर्डर पर पैठ बढ़ाई है। सरकार से जब जब चीन को लेकर सवाल पूछा गया, तब तब मंत्रियों ने गोलमोल जवाब दिया, कभी खुलकर सच्चाई नहीं कबूली। पिछले कई महीने से चीन के साथ जारी गतिरोध पर सरकार केवल अपनी पीठ थपथपा रही थी, लेकिन अब जाकर पहली बार उसने सच्चाई कबूली है। जी हां, सरकार ने माना है कि पड़ोसी मुल्क ने दबदबा बनाने की कोशिश की है। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, जिसमें उसने स्वीकार किया कि मई महीने से चीन लगातार एलएसी पर अपना अग्रेशन बढ़ाता जा रहा है, खासतौर से गलवान घाटी, पैंगोंग त्सो, गोगरा हॉट स्प्रिंग जैसे क्षेत्रों में। दस्तावेज के मुताबिक 5 मई के बाद से चीन का यह आक्रामक रूप एलएसी पर नजर आ रहा है। गलवान वैली इलाके में भारत और चीन की सेना के बीच में हिंसक झड़प हुई थी। सरकार का यह कबूलनामा ऐसे वक्त में आया है जब सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि भारत और चीन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों की बातचीत बेनतीजा जा रही है। इस बैठक में चीन ने भारत को आग दिखाते हुए पैंगोंग त्सो से पीछे हटने को कहा है। भारतीय सेना को अब भी चीनी सेना फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करने के लिए आगे नहीं बढ़ने दे रही है, जिसका परिणाम यह है कि दोनों के बीच टकराव तनावपूर्ण होता दिख रहा है। इस टकराव के बाद ही सरकार का कबूलनामा सामने आया था, जिसे लेकर विपक्ष ने भी सवाल उठाए। इस सियासत के बीच रक्षा मंत्रालय ने इस दस्तावेज को अपनी वेबसाइट से हटा लिया है। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आदित्य। राजीव जी, चीन को लेकर सरकार अब अपना दबदबा बनाने का दम भर रही थी, लेकिन अब सरकार ने पहली बार सच्चाई कबूल की है। मगर फिर मोदी सरकार बैकफुट पर आने लगी, उसके दस्तावेज हटा लिए गए। इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है? क्या यह सरकार का डर है? देखिए आदित्य, किसी भी मुश्किल को हल तभी किया जा सकता है जब हम उस मुश्किल को उसके पूरे सच के साथ देखने की हिम्मत दिखाएं। अगर हम अपनी सुविधा के हिसाब से मुश्किल को देखेंगे तो उसका समाधान कभी निकलेगा ही नहीं, क्योंकि एक नहीं तो दूसरे तरीके से वो हमें परेशान करती रहेगी। इस वक्त केंद्र सरकार चीन के साथ पेश आई मुश्किल पर ऐसे ही आंख मिचौली खेलने वाला रवैया अपना रही है, जो साफ दिखाई दे रहा है। मई में जब इस ताजा तनाव की शुरुआत हुई, आपको याद होगा, तो सरकार ने यही कहा कि सैन्य अधिकारी स्तर की बातचीत चल रही है और इसी से तनाव दूर कर लिया जाएगा। लेकिन जब हमने अपने 20 जवानों को इसमें खो दिए और विपक्ष ने सवाल पूछने शुरू किए, तो मोदी जी से लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक लेह का दौरा करके आ गए। वहां जाकर भाषण भी जोश में दिया, लेकिन उस देश का नाम नहीं लिया जिसकी वजह से तनाव है। विपक्ष सवाल पूछता रहा कि चीन हमारी सीमा के भीतर आया है या नहीं, और सरकार ने कभी इसका सीधा जवाब दिया ही नहीं। चीन के मसले पर जब बात होती है आदित्य, तो भाजपा 1962 की याद दिला करके कांग्रेस को चुप कराने की कोशिश करती रही है। लेकिन आदित्य, 1962 अब हमारे लिए इतिहास बन चुका है और उसकी याद दिलाकर आप आज के दौर के सवालों के जवाब से नहीं बच सकते हैं। ऐसा लगता है आदित्य कि भाजपा सरकार चीन पर साफ साफ बात करने से कतरा रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री कुछ और कहते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ और बोलते हैं, और इन सब के बीच एनएसए अजीत डोभाल अलग मोर्चा संभाले हुए हैं। ये कंफ्यूजन सरकार ने जो क्रिएट किया है आदित्य, ये तो वही बेहतर जानती है। रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट्स का अपलोड होना और फिर हटना भी इसी कंफ्यूजन पॉलिटिक्स का एक हिस्सा लगता है। हो सकता है कि सरकार इससे अपने विरोधियों को उलझाना चाहती हो, विपक्षी दलों का ध्यान भटकाना चाहती हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये उलझन जो है वो देश की सुरक्षा पर ही भारी पड़ जाए।
राजीव जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो साफ हो चुका है कि भारत और चीन के बीच विवाद खत्म नहीं हुआ है। इससे जाहिर है कि देश की परेशानियां कम होने की बजाय बढ़ी हैं। वैसे ही अर्थव्यवस्था बेहाल है, लोगों का बुरा हाल है और अब तो आरबीआई ने भी मदद के लिए हाथ पीछे खींच लिए हैं। जी हां, आरबीआई ने रेपो रेट में कोई भी बदलाव न करने का फैसला लेकर जनता की उम्मीदों पर पानी फेरा है। साथ ही ऐसी बात बोल दी है जिससे लोगों के माथे पर शिकन आ गई है। कैसे होगा देश का विकास, कैसे होगा लोगों का बेड़ा पार, कैसे मिलेगी महंगाई से राहत, ये वो सवाल हैं जो पिछले कई वक्त से देश की जनता के मन में घूम रहे हैं, लेकिन न तो इस पर कोई जवाब मिल रहा है और न ही समाधान। और तो और परेशानियों का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। जी हां, आरबीआई ने भी साफ कर दिया है कि वो रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं करेगा। फिलहाल आरबीआई ने रेपो रेट 4% ही बनाए रखने की बात कही है। इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट भी 3.3% पर ही बना रहेगा। इस फैसले से साफ है कि आपकी ईएमआई में कोई कटौती नहीं होगी। आपको अपनी जेब काटकर पूरी ईएमआई भरनी होगी। यही नहीं, 6 महीने के लिए दिए गए लोन मोराटोरियम के विस्तार को लेकर भी आरबीआई गवर्नर ने कुछ नहीं कहा है। लोन मोराटोरियम की अवधि 31 अगस्त को समाप्त हो रही है। महंगाई का बोझ गिराने के साथ ही आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने कहा, मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में जीडीपी ग्रोथ के निगेटिव जोन में ही बने रहने का अनुमान है। इसके अलावा पूरे वित्त वर्ष में ही ये स्थिति देखने को मिल सकती है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अब भी कमजोर है। इस साल की पहली छमाही में महंगाई दर में वृद्धि की उम्मीद है, हालांकि दूसरी छमाही में इसमें कमी आने की संभावना है। उन्होंने जनता की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए साफ कहा कि मौद्रिक नीतियों को लेकर आक्रामक रुख तब तक जारी रहेगा जब तक इसकी जरूरत होगी। आरबीआई के इस रुख से साफ है कि जनता को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। जनता केवल आरबीआई की तरफ से राहत भरी नजरों से देख रही थी, लेकिन अब तो उसने भी इनकार कर दिया। अब जनता को मदद के लिए इंतजार करना होगा। वैसे इंतजार तो इस वक्त बिहार चुनाव का भी हो रहा है, जिसके लिए राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी हाथ को मजबूती देने में जुटे हुए हैं। उन्होंने बीजेपी से 2 कदम आगे निकलते हुए अभी से नेताओं को जीत का मंत्र देना शुरू कर दिया है। आज उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ संवाद किया, तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं से, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार की राजनीति में लगभग कांग्रेस का वजूद खत्म ही हो चुका है। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने साफ बयां किया था कि पार्टी की स्थिति मजबूत नहीं है। इसलिए विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की तैयारियां तेज कर दी हैं और उन्होंने बीजेपी से आगे निकलते हुए अभी से वर्चुअल अंदाज को अपना लिया है। राहुल गांधी ने आज बिहार कांग्रेस के नेताओं से बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि महागठबंधन में जल्द ही फैसला हो जाएगा कि कौन सी पार्टी किस जगह से चुनाव लड़ेगी। हम आपस में बातचीत कर सीटों पर समझौता कर लेंगे। दरअसल बिहार महागठबंधन में सीटों को लेकर ही पेच फंसा हुआ है, जहां आरजेडी ने अभी से साफ कर दिया है कि महागठबंधन में वो ही बड़े भाई का किरदार निभाएगी। इसे लेकर महागठबंधन में शामिल दूसरे दल लाल हो रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस नेताओं के मन में डर सताने लगा है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने कमान संभालते हुए नेताओं को आश्वासन दिया है। इसी के साथ उन्होंने एकजुटता का मंत्र देते हुए कहा कि सभी को एकजुट रहना होगा, क्योंकि जीत तभी हासिल की जा सकती है जब पार्टी नेता साथ रहेंगे। नेताओं से बातचीत के दौरान सरकार पर बरसते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास केंद्र एवं राज्य सरकार की हर मोर्चे पर विफलता की एक लंबी सूची मौजूद है, उसे सिर्फ जनता तक पहुंचाने की जरूरत है। अब कांग्रेस सांसद तो बिहार के रण के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसे में देखना होगा कि क्या राहुल गांधी बिहार में जीत का बिगुल बजा पाते हैं या नहीं। बिहार में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। अब देखना होगा कि उनकी मेहनत क्या रंग लाती है। लेकिन फिलहाल तो राजस्थान में गहलोत की मेहनत रंग लाती नजर आ रही है। उन्हें राजस्थान हाईकोर्ट से फौरी राहत मिली है। कोर्ट ने बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय की याचिका पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की है, बस केस सिंगल बेंच के पास वापस भेज दिया है। अब इस मामले में 11 तारीख को फैसला सुनाया जा सकता है। राजस्थान में गहलोत की सरकार गिरेगी या बचेगी, ये तय करेगा राजस्थान हाईकोर्ट का एक फैसला। जी हां, हाईकोर्ट ही बीजेपी की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें उसने बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी पर कार्रवाई की बात कही है। बीजेपी को लग रहा है इन विधायकों के सहारे वो सूबे में गहलोत सरकार को गिराने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन उसके मंसूबे कामयाब होते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने गहलोत सरकार को फौरी तौर पर राहत दी है।
हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में भी बीएसपी की याचिका पर सुनवाई की जा रही थी, जिसमें मांग की गई थी कि बीएसपी विधायकों के विलय पर स्थगन आदेश दिया जाए। अब सिंगल बेंच ही 11 अगस्त को तय करेगी कि बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय पर आदेश दिया जाए या नहीं। आपको बता दें कि 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया था। राज्य की 200 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 99 सीटें मिली थी, लेकिन ये बहुमत के लिए जरूरी 101 सीटों से 2 कम थी। चुनाव में बीएसपी को 6 सीटें मिली थी। बीएसपी ने कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया था। बाद में ये सभी 6 बीएसपी विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसके खिलाफ बीजेपी ने विधानसभा स्पीकर से शिकायत की और इन विधायकों पर अयोग्यता की कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन स्पीकर ने दल बदल को सही करार दिया। अब जब गहलोत सरकार पर मुसीबत आई हुई है तो बीजेपी ने हाईकोर्ट में स्पीकर के फैसले को चुनौती दी है, लेकिन हाईकोर्ट से भी गहलोत सरकार को 11 अगस्त तक राहत मिल गई है। अब कोर्ट इस मामले में 11 तारीख को फैसला सुना सकता है। देखना होगा कि बीजेपी को क्या एक बार फिर धक्का लगता है या नहीं। राजस्थान में सियासी उथल पुथल काफी दिनों से जारी है। इसमें अब कोर्ट भी बीच में आ गया है। ऐसे में अब फैसले पर नजरें टिकी हुई है, लेकिन पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दलों की नजरें हिंदुत्व कार्ड पर टिकी हैं। इसलिए बीजेपी राम नाम का सहारा ले रही है। वहीं अब राज्य सरकार भी उसी की राह पर चल पड़ी है और इसकी शुरुआत सीएम ममता बनर्जी ने की है। उन्होंने राम मंदिर को लेकर ऐसी बात बोल दी जिससे बीजेपी बौखला उठी। उसने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। जब जब चुनाव आते हैं तब तब हिंदुत्व की सियासत शुरू हो जाती है। अब पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो वहां भी इस राजनीति को हवा मिल रही है और इस मुद्दे को भुनाने वाला कोई और नहीं बल्कि बीजेपी ही है। जब से राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ है तब से बीजेपी केवल राम नाम जपकर पश्चिम बंगाल की सियासत में कदम जमाने में लगी है, लेकिन ममता सरकार उसे इतनी आसानी से मौका देने वालों में से नहीं है। सीएम ममता बनर्जी अब खुद बीजेपी की राह पर चल पड़ी हैं। उन्होंने भी राम मंदिर को लेकर बयान दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संप्रदायों के बीच विविधता में एकता की पुरातन परंपरा को बनाए रखने की अपील की। उन्होंने ट्वीट में लिखा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। मेरा भारत महान, महान हमारा हिंदुस्तान। हमारे देश को विविधता में एकता की सदियों पुरानी विरासत को सदैव बरकरार रखना चाहिए और हमें अंतिम सांस तक इसकी रक्षा करनी चाहिए। ममता की इस बात से बीजेपी इस कदर तिलमिलाई कि इसे तुष्टीकरण की राजनीति बता दिया। बीजेपी ने कहा कि ममता का राम मंदिर से कुछ लेना देना नहीं है, वो केवल सियासत कर रही है। वहीं राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी बीजेपी की हाँ में हाँ मिलाते हुए सत्तारूढ़ पार्टी को ही घेरा है। उन्होंने कहा कि टीएमसी को भगवान राम से मतलब नहीं है, वो केवल सत्ता के लिए काम करती है। अब टीएमसी और बीजेपी के बयानों से साफ है कि राम मंदिर की राजनीति शुरू हो चुकी है। तो अब देखना होगा कि चुनाव तक इसमें कौन से अध्याय जुड़ते हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात चुनाव में नीति और नेतृत्व से अधिक प्रचार पर जोर की। दरअसल चुनाव के समय सभी राजनीतिक दल अपने एजेंडे को लेकर चलने के दावे करते हैं। इसके लिए बाकायदा चुनाव घोषणा पत्र भी जारी किया जाता है, लेकिन यह घोषणा पत्र अब रस्म अदायगी जैसा बनता जा रहा है, क्योंकि कोई भी पार्टी प्रचार अभियान में अपने घोषणा पत्र पर ज्यादा जोर नहीं देती है। नेता और नीति को छोड़कर पार्टियां चुनाव जीतने के लिए विज्ञापन पर जोर देती हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए पोस्टरों की लड़ाई शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मुसीबत के कारण फिलहाल रैलियों की इजाजत नहीं मिल पा रही है, इसलिए वर्चुअल मीटिंग्स से काम चलाया जा रहा है। पार्टियों ने माहौल तैयार करने के लिए टीवी, अखबार और सोशल मीडिया के जरिए प्रचार भी शुरू कर दिया है, लेकिन प्रचार में पार्टी की नीतियों पर कम ही जोर दिया जा रहा है। विपक्ष पर कटाक्ष ज्यादा किए जा रहे हैं। चुनाव प्रचार को लेकर एडीआर ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टियों ने जमकर पैसा खर्च किया था और यह काम किसी एक दल ने नहीं बल्कि सभी ने किया था। एडीआर ने साल 2015 के सितंबर से नवंबर तक के बीच इस रिपोर्ट को तैयार किया है, जिसमें बताया गया है कि नीतियों और नेतृत्व की बात करने वाले राजनीतिक दल बिना प्रचार के जनता के बीच जाने का साहस नहीं जुटा पाते हैं और इसके लिए जमकर प्रचार किया जाता है। चुनाव के लिए 15 राजनीतिक दलों ने 2015 के विधानसभा चुनाव में 151 करोड़ 28 लाख रुपए इकट्ठा किए और इनमें से 150 करोड़ 99 लाख खर्च कर दिए, जिसमें से चुनाव प्रचार पर 74 करोड़ 97 लाख रुपए खर्च किए गए। यात्रा के ऊपर 59 करोड़ 32 लाख रुपए, उम्मीदवारों के ऊपर 46 करोड़ से ज्यादा और अन्य तरह के कामों में 9 करोड़ से थोड़ा ज्यादा खर्च किए गए और इसमें से भी 40% सिर्फ विज्ञापन पर खर्च किया गया। प्रचार प्रसार पर किया गया मोटा खर्च यह बता रहा है कि नेतृत्व के नाम पर चेहरा भले ही किसी का आगे कर दिया जाए, घोषणा पत्र में भले ही पार्टियों की नीतियां घोषित कर दी जाएं, लेकिन पार्टियों को मालूम है चुनाव में इससे उन्हें वोट नहीं मिलेगा। बिना प्रचार के वोटर उनकी ओर नहीं झुकेगा। इसके लिए प्रचार में जमकर पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।